Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am so glad that you tune in with me. Today I am going to talk about the assignment number 1, which is related to the English 2. So ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो कंपल्सरी इंग्लिश है उससे रिलेटेड है, और इसमें जो है हमारे पास जो बुक आज जिसकी असाइनमेंट मैं आपको समझाऊंगी वो है इंग्लिश 2। इसके लिए जो कोड यूज होता है वो है 1424, 5411 एंड 9404। और ये जिन लेवल्स के लिए यूज होता है वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एडीए एंड एडीसी, इनके लिए ये बुक रिकमेंडेड है। और आजकल आप लोगों को पता है कि बच्चों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, सो उस पर्सपेक्टिव से मैंने कहा कि चले बच्चों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। तो व्यूअर्स, ये ऑटम 2020 है और इसके टोटल मार्क्स 100 हैं और पासिंग मार्क्स इसके 50 हैं। असाइनमेंट नंबर 1 आज हम लोग करेंगे, और जो कि बेस करती है यूनिट 1 to 4। ओके, पहले 4 चैप्टर जो हैं वो चाहे वो बुक है 1424 की, 5411 या 9408 की, तो वो उसके आपने पहले 4 जो चैप्टर्स हैं उनको आपने देखते हुए ये असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। सो देखते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ कौन कौन सी। सबसे पहले उन्होंने आपको क्या वो दी हुई है इंस्ट्रक्शन, वो कह रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन यूनिट 1। अभी जो नीचे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो यूनिट 1 पर बेस करते हुए होंगे। कह रहे रीड द यूनिट केयरफुली, यानी कि यूनिट नंबर 1 को बहुत एहतियात से पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस के आंसर दे सॉल्व करें द एक्सरसाइज गिवन बिलो, जो कि नीचे एक्सरसाइज दी गई, राइट व्यूअर्स। So in question number 1 they are saying they read page 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक का आपने जो सफ़े हैं वो पढ़ने हैं केयरफुली, एहतियात के साथ। द कंटेंट इज रिलेटेड टू एकेडमिक राइटिंग। अच्छा जी, इन पेजेस में जो 1 से 14 तक हैं उनमें जो कंटेंट है वो एकेडमिक राइटिंग के अकॉर्डिंग है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ऐसे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइप्स के ऐसे दिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, उसके बारे में ये पूरा जो है ना वो पेजेस बेस करते हैं। एंड ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, बेसिक बात क्या कह रहे हैं, वहां से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इन योर ओन वर्ड जो है वो आपने अपने अल्फाज में लिखना है जो आपको नीचे सवाल किए जा रहे हैं। पोर्शन 1 जो ए है, सॉरी, उसमें कहा है व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो आपने क्या वहां जाके पढ़ना है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होते हैं और उनको लिखना है। सो व्यूवर्स, मैं यहाँ आपको बताती चलूं, यूनिट नंबर 1 पे मैंने एक लेक्चर्स की सीरीज तैयार की है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वो तमाम लेक्चर जो यूनिट नंबर 1 है उसके तमाम लेक्चर्स देख के आपको इजीली पता चल जाएगा कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन लेक्चर से असाइनमेंट सॉल्व करने में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ज्यादा जरूरी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं ऑफ द डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे के राइट डाउन अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। फिर वो क्या कह रहे हैं, पहले आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे को देखिए वो क्या है, फिर उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको आपने देखना है। देन आपने क्या करना है, राउट डाउन अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आपने एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स का, ठीक है। और उन्होंने टॉपिक दिया है ऑन अ क्रिकेट मैच। सो आपके खाने के लिए बताते चलो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो होता है जिसमें आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सपोज मैं कोई पिकनिक पे गई थी, मैं अगर उसे डिफाइन करूंगी तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा।
मैंने अगर कोई चीज ऐसी है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है और मैं उसे बयान कर रही हूँ, तो इसी तरह इन्होंने क्या लिखा है यहाँ, क्रिकेट मैच, अगर आपने कोई मैच देखा है, आइदर वो आपने स्टेडियम में जाके देखा है, आइदर वो आपने अपने घर में फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपने टेलीविजन की स्क्रीन पे देखा है, तो उसको आपने डिस्क्राइब करना है। मैच में क्या हुआ, आपने, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, उस सबको आपने एक इजी वर्ड्स के साथ 200 वर्ड्स में लिखना है। दैट वुड बी योर डिस्क्रिप्टिव एसे। ओके व्यूअर्स, so let's move to section B. In section B, define process essay. Okay, पहले हमने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करें, अब कह रहे हैं प्रोसेस ऐसे को देखना है एज अ स्पेशल काइंड ऑफ राइटिंग। ये क्या है, एक खास तरीके की राइटिंग स्टाइल है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स, ये अदर टाइप्स ऐसे से किस तरह डिफरेंट है, राइट। प्रोवाइड वन ब्रीफ एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं एक जो है ब्रीफ किस्म की एग्जाम्पल जो है, वो जामिया किस्म की एग्जाम्पल जो है ऑफ अ प्रोसेस ऐसे ही देना है। अच्छा, प्रोसेस ऐसे क्या होते हैं, प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ सिस्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैंने लेक्चर में भी ये बताया हुआ है, वहाँ एग्जाम्पल्स डिफरेंट दी हुई है, मैं यहाँ कह दूँ, अगर आपको प्रोसीजर बताना चाहते हैं, सपोज आप कहते हैं कि मैंने एक प्लांट उगाया, तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है ना, पहले आप बीज बोते हैं, देन उसे वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग करने के बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होता है तो फल देता है, एक प्रोसेस है। देन आप देख सकते हैं जब आप कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग का भी एक खास तरीके का प्रोसेस होता है। आप किस तरह चीजों को लेते हैं, फिर कौन से मसाला जार डालते हैं, कितनी देर के लिए पकाते हैं, और फाइनली डिश कैसे तैयार होती है। तो ये एक प्रोसीजर को बयान करना होता है। तो इस ये डिफरेंट है वे, तो आपने इस पे जो है लिखना है। आप कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। कहते हैं प्रोवाइड वन ब्रीफ एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल देनी है और उस पर क्या करना है, प्रोसेस ऐसे लिख रहा है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2, रीड पेजेस 31 to 34। अच्छा, आपने 31 से लेकर 34 तक के पेजेस को केयरफुली पढ़ना है। द कंटेंट इज अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल। इस पे भी वीडियो अवेलेबल है, लिंक में शेयर कर दूंगी आपसे, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है, जो एकेडमिक राइटिंग मीन वो लैंग्वेज जो हम ऑफिशियली यूज करते हैं एप्लीकेशंस में, लेटर्स में, या हम ऑफिस वर्क में जो यूज करते हैं, या हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वो क्या है, फॉर्मल है। इनफॉर्मल वो है जो हम डे टू डे यूज करते हैं, फ्रेंड्स में दरमियान, फैमिली के दरमियान, स्ट्रीट्स मार्केट्स में जो हम यूज करते हैं, वो इनफॉर्मल यूजुअली लैंग्वेज होती है। और इसकी बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया हुआ है वीडियो में कि कौन कौन से वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं। सपोज अगर आप कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, मीन आप कैन नोट की जगह कांट यूज कर रहे हैं, डू नोट की जगह डोंट यूज कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल में आता है, फॉर्मली ऐसा नहीं होता। फिर इसी तरह आप टेलीविजन को, टीवी जब यूज करते हैं तो वो इनफॉर्मल है, लेकिन टेलीविजन जो फॉर्मल है। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं, आपकी बुक्स में भी हैं, उन सबको आपने अच्छी तरह देखना है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकेंगे। ओके ना, एंड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इज यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड हाउ। वो कह रहे हैं कि आपने नीचे ये जुमले दिए गए हैं, इनमें देखना है फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे इस्तेमाल हुआ और किन वर्ड्स की वजह से आपको पता चल रहा है। कुछ ही एग्जांपल मैंने दे दी, कुछ आप वीडियो में देखेंगे तो आप इजीली इनको फाइंड आउट कर लेंगे। हम एक दफा रीड आउट कर देती हूँ आपको आसानी के लिए। असलम नीड्स टू थिंक अबाउट हिज डिसीजन नाउ। असलम को अपने फैसले के बारे में अब नजर सानी करनी चाहिए, या अब उस पर सोचना चाहिए। फरजाना कैन गेट इन टच विद हर मदर इफ शी लाइक। फरजाना जो है उसे अपने मदर से राब्ते में आ सकती है अगर वो ऐसा पसंद करे तो। दे कांट, सॉरी, दे कैन नॉट, इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, दे कैन नॉट ड्रैग गो अगेंस्ट हिम। वो उन्हें ड्रैग नहीं कर सकते उनके खिलाफ जाने के लिए। उमर स्टार्टेड फ्रिकिंग आउट, फ्रिकिंग आउट होता है गुस्से होना, अबाउट द टेस्ट, वो क्या है, वो टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा गुस्से में है। when the cops arrived, the detroit decoit ran away। इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब पुलिस आई तो जो डाकू थे, जो वो जो है वो भाग गए। She pointed out towards the car, उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया। Wow, the soda bottle blew up like a bomb fixed in it। So wow जो होता है आपको पता है वो फॉर्मली यूज नहीं होता, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। और वो कह रहा है कि जो सोडा बॉटल थी वो इस तरह यानी कि
ब्लो अप होता है निकली है बाहर, जैसे कि कोई बम्प इसके अंदर फिक्स किया गया हो। ही फाउंड आउट द केस ऑफ हिज डिजीज, उसे अपनी बीमारी का क्या वजह पता चल गई, कॉज उसे पता चल गई। अजमल इज एन ऑसम गाय, अजमल जो है एक ऑसम गाय है। सो यूजुअली हम वाई यूज करते हैं, तो ये थोड़ा इनफॉर्मल में भी आ जाता है, बट जब आप ये सारी वो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। वी हैव सेट अप आवर बिजनेस इन दुबई, हमने अपना बिजनेस जो है वो कहाँ सेट किया है, दुबई में। सो आपने उन वीडियोस को देखना है, बुक के चैप्टर नंबर 31 34 तक पढ़ना है आपने, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व these sentences very easily. Okay, now here यहाँ वो कह रहे हैं the following questions are based on unit 2. यूनिट 2 से बेस करते हुए ये यहाँ पे क्वेश्चन है 3, 4 एंड 5, इनके बारे में वो कह रहे हैं रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। वो कह रहे हैं एहतियात से यूनिट को पढ़ें और जो क्वेश्चन दिए गए इनको आंसर दें और इनको एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करें जो नीचे दी गई ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, और यहाँ मैं व्यूअर्स बताते चलो यूनिट नंबर 2 के बहुत सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से वीडियो देखने के बाद ये इजीली कर सकेंगे कि आपने इसे कैसे करना है। लेकिन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देती हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। केयरफुली रीड द टेक्स्ट टाइटल एज क्रोनोलॉजी ऑफ द मुगल किंग्स, ठीक है। क्रोनोलॉजी वैसे होती क्या है, ये मैंने बहुत इजी वे में आपको वीडियो में बताया है। क्रोनोलॉजी होती है बेसिकली डेट वाइज किसी चीज को अरेंज करना। सपोज अगर एक इंसिडेंस 2010 में हुआ, एक इंसिडेंस जो है वो 2001 में हुआ, और एक जो है वो 2012 में हुआ, और ये ऐसे लिखे में पहले 10 का लिखा हुआ है, फिर 2001 का लिखा हुआ है, फिर 2012 का लिखा हुआ है, फिर 2005 का लिखा हुआ है। तो लेकिन जब आप क्रोनोलॉजिकल ऐसे लिखते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें पहले साल में जो या पहला वाक्य जब हुआ उसे लिखेंगे, मीन 2001 का, फिर 2005 का, फिर 2010 का, और फिर 2012 का। तो आपने इस तरह लिखना है। सेम एग्जांपल्स बुक में भी दी गई है, वो कह रहे हैं कि मुगल किंग्स के वहां एग्जांपल है, तो आपने मुगल किंग की जो है वो आपने क्रोनोलॉजिकल दी हुई है, और वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वो तमाम चीजों को जो वहां मेंशन है उनको मैंने क्रोनोलॉजिकल वे में आपको वहां बताया है। और ये जो है एग्जांपल, ये पेज नंबर जो है 51 और 52 पर दी गई है, ठीक है। ओके, नाउ वो कह रहे हैं नाउ राइट डाउन ना नरेटिव ऐसे, अब वो कह रहे हैं आपने नरेटिव ऐसे लिखना है अबाउट द मुगल किंग, मुगल किंग्स के बारे में, ठीक है। कौन सा है, जहांगीर एंड हिज सन, और इसका जो बेटा है शाहजहां, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मार्कर। ओके, अब यहाँ वो बात करें सीक्वेंस मार्कर, सीक्वेंस मार्कर का भी वहां जिक्र है। सीक्वेंस मार्कर होते क्या हैं, मतलब वो कहते हैं फर्दर, आफ्टर दैट, सो दैट, सो ये सारे जो होते हैं ये सीक्वेंस मार्कर होते हैं जो एक सीक्वेंस को बरकरार रखते हैं, जैसे हाउएवर, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारी चीजें जो हैं इन चीजों को वहां आप देखेंगे, वहां मैंने अलग से बताया भी कौन कौन से सीक्रेट मार्कर्स हैं, सीक्वेंस मार्कर हैं, उनको आपने यूज करना है। आर यू रिक्वायर्ड टू यूज एट लीस्ट 15 सीक्वेंस मार्कर, ठीक है, आपने कितने यूज करने, 15 सीक्वेंस मार्कर आपने अपने जवाब में लाजमी जो है वो मेंशन करने, और वो आपको वहां से मिल जाएंगे। रीड द टेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द टेक्स्ट टाइटल एज अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ नर्स। तो हमने क्या है, हमने अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स जो है वो हमने पढ़ना है, कहाँ से, बुक में से, पेज नंबर है 56 एंड 57। केयरफुली इसे पढ़ें, आल्सो रीड एग्जाम्पल 9, इसके साथ वहाँ एग्जाम्पल नंबर 9 दीजिए, इसे पढ़ना है। गिवन पेज ऑन 85 पे दीजिए। ओके, ये तो आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्या पढ़ना है, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स, ये 56 और 57 पे, और एक्सरसाइज नंबर 9 है जो कि पेज नंबर 58 पे दी है। ये पढ़ने के बाद आपने सॉल्व क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, नाउ राइट डाउन अ पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ लिखना है अबाउट 150 वर्ड्स का, ठीक है। क्या टॉपिक क्या है, ऑन अ डे इन द लाइफ ऑफ
अ डेंटिस्ट। ओके, ऊपर आपको एग्जांपल दी गई नर्स की और आपने लिखना किस पे है, डेंटिस्ट पे लिखना है। तो डेंटिस्ट डॉक्टर पे लिखेंगे तो इट्स वेरी इजी। थोड़ी सी ड्यूटीज चेंज होंगी, नर्स की ड्यूटीज थोड़ी डिफरेंट है और डॉक्टर्स की डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट फील्ड एक ही है। तो आप बहुत इजीली उसे पढ़ने के बाद एक पैराग्राफ फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कह रहे फॉलो द यूज ऑफ सीक्वेंस मार्कर, सेम थिंग जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में की, क्योंकि ये टोटल यूनिट 2 पे बेस करता है, तो यहाँ पे भी आपने सीक्वेंस मार्कर को ही यूज करना है। लेकिन यहाँ आपको तादाद नहीं दी गई, ऊपर आपको दिया ना 15 यूज करने, यहाँ कोई नहीं, बस उन्होंने कहा जस्ट यूज द सीक्वेंस मार्कर। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 रीड द टेक्स्ट टाइटल एज द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की इजाद। ठीक है, गिवन ऑन पेज नंबर 65 4 एंड 65, केयरफुली इसको आपने रीड आउट करना है। वो कह रहे हैं नाउ राइट डाउन अ पैराग्राफ, अगेन पैराग्राफ लिखना है बेस्ड ऑन 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स का ऑन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। राइट, आपको एग्जांपल किसके दिए, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर के, कंप्यूटर जो है वो कैसे हुआ है इजाद। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट कैसे क्रिकेट स्टार्ट हुई, किस मुल्क से स्टार्ट हुई, उसके बाद कहाँ कहाँ हुआ, वनडे कब स्टार्ट हुआ, टेस्ट क्रिकेट कब स्टार्ट हुई, फिर 2020 कब स्टार्ट हुई, किस मुल्क में सबसे पहले खेली गई। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकती हैं इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन अपने अल्फाज में लिखना है, नेट वगैरह से कॉपी नहीं करना। एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट सीक्वेंस मार्कर, अगेन आपने क्या करना है, सीक्वेंस मार्कर का यूज करना। होपफुली ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है ये पूरा पोर्शन, एक दफा आप इसे पढ़ लेंगे तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन यूनिट 3, यूनिट 3 पे बेस करते हैं ये क्वेश्चंस। रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। कह रहे एहतियात से पढ़ें, क्वेश्चंस के जवाब दें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें जो कि नीचे दी गई है। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। पहले 6 को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि रीड द टेक्स्ट गिवन ऑन पेज नंबर 73 एंड 88, यानी कि 73 से ऑनवर्ड 88 तक आपने पढ़ना है। केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, और वाज़ेह तौर पर इन सवालों के जवाब देंगे। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में, पार्ट ए में है व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऐसे, ऐसे की क्लासिफिकेशन क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट देन अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसे क्या होता है और ये किस तरह मुख्तलिफ है बाकी टाइप के ऐसे से। राइट, मीना आपने डेफिनेशन देनी है, क्लासिफिकेशन ऐसे क्या होता है और क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने, हाउ दिस ऐसे टाइप इज डिफर फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ एसेस। कहते हैं क्रिएट आर ट्री डायग्राम, वो कह रहे हैं ट्री डायग्राम करें इल्यूस्ट्रेटिंग, जो कि वाज़िया करती हो वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, जो मुख्तलिफ टाइप की बिल्डिंग्स को वाज़िया करती हो। एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ फीचर, किस टाइप का जो फीचर है, हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई दीज बिल्डिंग, कौन से टाइप का फीचर जो है वो इन बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऐसे देखना है, आपने उसकी डेफिनेशन देनी है कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऐसे, फिर आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखने, कैरेक्टरिस्टिक जब देख लेंगे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये जवाब दे सकें कि एक आप डायग्राम बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे जिसमें इलिस्ट्रेट करेंगे, यानी कि वाज़िया करेंगे, बयान करेंगे वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग्स कितने टाइप की होती हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, छोटी हैं, स्क्वायर हैं, बिग हैं, कुछ हैं बहुत ज्यादा टॉल होती हैं, कुछ मीडियम होती हैं। तो उसके आपको किस तरह आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट चीजों में। ठीक है व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने करना है रीड एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज नंबर 9 रीड करनी है, गिवन ऑन पेज 96 पेज पे दी गई है, विच इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर्स इनटू 5 टाइप। अब वो कह रही है क्लासिफिकेशन करनी है टीचर्स की 5 टाइप्स में, तो ये एक्सरसाइज में बताया गया हुआ है। राइट, आपने उसे जाके पढ़ना है तो आपको पता चल जाएगा। अब वो आपको टास्क दे रहे हैं, नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया ना, डिस्क्राइब करना, बयान करना। ठीक है, आपने उस एक्सरसाइज को पढ़ना है तो फिर आपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है अबाउट द टीचर्स ऑफ योर ओन स्कूल। क्या है इन कैटेगरीज में से, ये जो टाइप ऊपर जो क्लासिफिकेशन आप वहां एग्जांपल में पढ़ेंगे, आपने उनमें से कोई एक चुननी है जिसके अकॉर्डिंग आपके स्कूल के या कॉलेज के टीचर हैं। तो ऑन, सबसे पहले ऑन आपके अपने स्कूल या कॉलेज के, और उन्हें क्लासिफाइंग
देम, और उनको क्लासीफाई करना है इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ टीचर्स, ठीक है। इन क्लासिफिकेशन को, ये जो आप बुक की एक्सरसाइज नंबर 9 में पढ़ेंगे, इन तमाम क्लासिफिकेशन को आपने अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर्स पे डिवाइड करना है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है। गॉट द पॉइंट? सिंपल इस एक्सरसाइज को पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर्स को मद्देनजर रखते हुए उनकी क्लासिफिकेशन कर दें, बिल्कुल सेम जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 9 में किया गया हुआ है। सो व्यूअर्स, let's move to our next part, that is the following questions are based on unit 4. ये unit 4 पे बेस करते हैं। read the units carefully and answer the question, solve the exercise given below. अब वो कह रहे हैं कि एहतियात से पढ़ें और दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जो एक्सरसाइज नीचे दी गई है। अब यहाँ देखें, वो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं रीड अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? जहाँ एक रीजन होती है उसके बाद उसका इफेक्ट होता है। सपोज बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है? गलियों में पानी होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट है। सपोज अगर कहीं पे धुआं है तो उस आग लगी हुई है तो उस आग के नतीजे में क्या होगा? धुआं होगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, कोई रीजन होती है तो तब उसका कोई असर भी होता है। गिवन ऑन पेज 107 to 111, यानी कि 107 नंबर पेज से लेकर 111 नंबर पेज तक आपने केयरफुली पढ़ना है एंड राइट डाउन अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। और आपने क्या करना है? आपने लिखना है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, राइट। अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स। और व्यूअर, जब भी आपने असाइनमेंट लिखनी है इस गाइडेंस को देखना है, क्योंकि ट्यूटर्स इसको चेक करते हैं कि एक बच्चे ने कितने वर्ड्स का लिखा है, आया कंप्लीट है कि नहीं है। 300 वर्ड्स का लिखना है ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अब यहाँ उन्होंने आपको लिबर्टी दी है कि आप अपनी मर्जी का, अपने पसंद का कोई टॉपिक देख सकते हैं। बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट पे ऐसे होते हैं, आप उनमें से कोई टॉपिक पढ़ें, चुने और उसके बाद उस पर लिखें, राइट, बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बाउंड किया, ये वर्ड्स वहां होने चाहिए। अब आपको पता है थस होना चाहिए, सो होना चाहिए, दे, थस, सो, देयरफॉर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि ये किधर यूज होते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट मीन ये सारे जो हैं वो सीक्वेंस के तौर पे मुहावरों को जोड़ने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था क्रोनोलॉजी, और जो है वो कोहेरेंस एंड कोहेरेंट के, कोहेसिव भी होना चाहिए और कोहेरेंट भी होना चाहिए, मतलब ग्रामेटिकली कनेक्टेड भी होना चाहिए और आइडिया वाइज भी एक दूसरे से लॉजिकली भी कनेक्ट होना चाहिए। तो ये सब सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, ये देखे ना, देयरफॉर क्या होता है? उसकी वजह से, कॉन्सिक्वेंटली नतीजातन, बिकॉज क्योंकि, सिंस, फॉर द रीजन, दैट उस वजह से, दैट्स वाई इसलिए या इस वजह से, एज, ये सारे कॉमन यूज के वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, बट इनका यूज आपको कैसे आना है ये आपने अच्छी तरह देखना है। आप इजीली जाके जब 107 से 111 पेज तक आप पढ़ेंगे, वहां आपको इजीली इनका यूज और वो समझ आ जाएगा, तो ये वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो खत्म हो गई है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये हेल्पफुल होगी कि आप किस तरह जो है अपनी असाइनमेंट नंबर 1 जो है इंग्लिश 2 बेस करती है उसे कैसे हेल्प कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक करें और बाकी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो बनाने का आप लोगों की हेल्प करना है, वो बच्चे जो कहीं से गाइडलाइन नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड से जरूर शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई मसला है, कोई मजीद अगर आप पूछना चाहते हैं या मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो मुझे जरूर आप जो है वीडियो के में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।